नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 3 के लिए स्पेशल भूगोल का क्लास है और हम देख रहे हैं इस भूगोल के 21वें क्लास को। और आज के क्लास में हम देख रहे हैं कक्षा 11 के भूगोल को और उसका अध्याय 2 है, जो कि भारत की संरचना एवं भू आकृति विज्ञान से संबंधित कुल 103 प्रश्न है। तो आज का क्लास थोड़ा लंबा होने वाला है, तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितने करोड़ वर्ष है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की जो आयु मानी गई है वह लगभग आपका 46 करोड़ वर्ष मानी गई है। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि करोड़ों वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई प्लेट किस प्लेट का हिस्सा था। अफ्रीकन प्लेट का, इंडियन प्लेट का, यूरेशियन प्लेट का या अमेरिकन प्लेट का। तो आपने पता है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी होगी। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट था वह करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था। तो सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार किन प्रकार के चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से या आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना है। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भूखंड मुख्यतः किन प्रकार के चट्टान यानी कि शैल से, चट्टान कह दे या शैल कह दे, और आपको आग्नेय और कायांतरित एक साथ ना दिखें तो वहाँ पर आपका सही आंसर होता है सी कि यह नीस और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। नीस और ग्रेनाइट से बने हुए हैं। तो सही आंसर होता है आपका यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पहाड़ियाँ जैसे कि अरावली, नलमाला, जवाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, महेंद्रगिरी किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं। यह ज्वालामुखी पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, अवशिष्ट पर्वत हैं या भ्रंश पर्वत हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी लगभग पहाड़ियाँ हैं वह सभी की सभी अवशिष्ट पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से उत्तर भारत के विशाल मैदान को बनाया गया। इसकी औसत गहराई कितनी है। ऑप्शन है 1000 से 2000 मीटर तक, या 2000 से 3000 मीटर तक, या 3000 से 4000 मीटर तक, या 4000 से 5000 मीटर तक। तो यहाँ पे जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप लाए गए और उससे आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ, तो इसकी जो औसत गहराई मापी गई थी, मानी गई है, वह आपका है कि 1000 से 2000 मीटर तक। अगला क्वेश्चन है कि मोटे तौर पर भारत को कुल कितनी भू आकृतियों में बांटा जा सकता है। भू आकृतियों में बांटा जा सकता है 4, 5, 6 या 7। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भारत को कुल 6 भू आकृतियों में बांटा गया है। तो सही आंसर होता है आपका सी। ये 6 भू आकृतियाँ कौन सी है। तो सबसे पहले उत्तर तथा उत्तर पूर्व में आपका पर्वतमाला, जो हिमालय का पर्वतमाला है उत्तर, और उत्तर पूर्व में हिमालय की पर्वतमाला। दूसरा है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है आपका भारतीय मरुस्थल। पांचवा है आपका तटवर्तीय मैदान और छठा है आपका भारतीय द्वीप समूह। तो इस तरह से मोटे तौर पर आपके भारत को कुल 6 भू आकृतियों में बांटा गया है। अगला है आपका निम्नलिखित में से हिमालय के किस श्रृंखला को केंद्रीय अक्ष श्रेणी कहा जाता है। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। बृहद हिमालय को, पार हिमालय को, मध्य हिमालय को या शिवालिक श्रेणी को। तो हिमालय के बृहद, आपने पता है कि हिमालय को 4 समानांतर पार्टों में बांटा गया है। सबसे पहले का जो हिमालय, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस हिमालय, और यह भारत में मुख्यतः तिब्बत में आता है, जिसके कारण भारत का जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय को बहुत कम करके पढ़ते हैं। उसके बाद आपका बृहद हिमालय आता है, जिसे हम लोग हिमानी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपका मध्य या लघु हिमालय आता है, और सबसे बाहर जो श्रेणी है और सबसे नवीन श्रेणी हिमालय की इन चारों में वो है आपका शिवालिक श्रेणी। तो इसमें जो आपका बृहद हिमालय, इसे ही केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है। तो आपका सही आंसर होता है ए।
अगला क्वेश्चन है आपका कि बृहद हिमालय की पूर्व से पश्चिम की लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई क्रमशः क्या है। तो जब आप बृहद हिमालय को पढ़ेंगे, ठीक है, तो बृहद हिमालय को जब आप पढ़ेंगे तो बृहद हिमालय की पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और इसकी अगर चौड़ाई की बात किया जाए, इसकी अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो इसकी जो चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर है। और हिमालय क्या है कि आपका हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर सकरा होता जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे सकरा होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर सकरा होता जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि हिमालय की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो कहाँ पे आपको मिलती हैं, पूर्व भाग में मिलती हैं, न कि पश्चिम भाग में, ठीक है। तो इसकी जो अगर लंबाई की बात किया जाए तो इसका लगभग लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है हिमालय को भारत में किन किन रूपों में देखा जा सकता है। जलवायु विभाजक के रूप में, अपवाह विभाजन के रूप में, संस्कृति विभाजन के रूप में या उपरोक्त सभी। तो आपने पता है कि उत्तर में हिमालय है और यह ट्रांस साइबेरिया से आने वाले हवाओं को रोकता है, तो इस प्रकार से यह जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है। अगर यहाँ पे अपवाह विभाजन की बात किया जाए तो यहीं से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, तो यह अपवाह विभाजन का भी कार्य करता है। और हिमालय के कारण इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ का जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण यहाँ की संस्कृति, वेशभूषा, सारी चीज़ें बदली हैं, तो यह संस्कृति विभाजन का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका डी कि हिमालय भारत में जलवायु विभाजक का भी कार्य करता है, अपवाह विभाजन का भी कार्य करता है और संस्कृति विभाजन का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः क्या है। तो आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया कि भारत को भू आकृति के आधार पर 6 भागों में बांटा गया और उनमें से एक है आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। तो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान की अगर लंबाई की बात किया जाए तो इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो इसकी जो चौड़ाई है वह है आपका 150 से 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर होता है बी कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वह है 150 से 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, 2, 3, 4 या 5। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उत्तर भारत के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। जो सबसे पहले पत्थरों द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसे हम लोग भाबर कहते हैं, यहाँ पर प्रायः नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद पुनः जहाँ पे नदियाँ प्रकट होती हैं उसे हम लोग तराई कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है आपका जलोढ़ मैदान का। और जलोढ़ मैदान को 2 पार्टों में बांटा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर भारत के विशाल मैदान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, तराइन और जलोढ़। तो आपका आंसर सही होता है बी। और जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं। अगला है कि मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कह रहा है कि भाबर की चौड़ाई 8 से 10 किलोमीटर है और प्रायः यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि पुनः जहाँ नदियाँ प्रकट होती हैं वह अनूप क्षेत्र बन जाता है और इन क्षेत्र को तराइन क्षेत्र कहा जाता है। तो अनूप का मतलब होता है दलदल, ठीक है। तो पुनः जहाँ पर नदियाँ प्रकट होती हैं वह एक दलदलीय क्षेत्र बन जाता है और इस दलदलीय क्षेत्र को तराइन के नाम से जाना जाता है, तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि तराइन के दक्षिण में नए जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को बांगर कहा जाता है, तो यह आपका गलत है क्योंकि नए जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और उसके बाद कह रहा है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टियों से निर्मित मैदान को बांगर कहते हैं, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तो पूछा है कौन सा आंसर कथन गलत है, तो आपका सही आंसर होता है सी वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है
कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। यह अपने अपरदनीय और निक्षेपण के द्वारा विभिन्न स्थल आकृतियों का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्थल आकृति नदियों द्वारा बनाई जाती है? तो नदियाँ बालुका रोधिका भी बनाती हैं, नदियाँ विसर्प भी बनाती हैं। जो मुड़ना होता है उसे हम लोग विसर्प कहते हैं, और यही विसर्प मुख्य धारा से जब अलग हो जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। तो चाप झील भी नदियों के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, यह गोखुर झील भी बनाती हैं, गुम्फित वाहिकाएँ भी बनाती हैं। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है ई, कि जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वह सभी के सभी नदियों के द्वारा बनाए गए स्थल आकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो यहाँ पूछा गया है कि इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो यहाँ पर जो नदियाँ डेल्टा बनाती है तो यहाँ पर इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 50 से 100 मीटर के बीच आती है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य करता है? तो सिंधु और गंगा नदी के बीच जो जल विभाजक का कार्य करने वाले राज्य हैं वह हैं हरियाणा और दिल्ली। तो आंसर आपका सही होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ठीक है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है और इसकी औसत ऊंचाई के अगर बारे में बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई जो है 600 मीटर से लेकर 900 मीटर के बीच है। तो आपका आंसर सही होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कह रहा है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली का विस्तार है। तो बिल्कुल आपका यह सत्य है। दूसरा कह रहा है कि पूर्व में राजमहल पहाड़ी और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ हैं। तो यह भी आपका सही है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में यहाँ पर राजमहल पहाड़ियाँ और गुजरात में गिर पहाड़ियाँ हैं। तीसरा कह रहा है कि दक्षिण में इलायची या कार्डामम पहाड़ी है। तो आपने पता है कि इलायची या कार्डामम पहाड़ी कहाँ पे? केरल राज्य में, और यह प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी विस्तार है। ये भी सही है। और अगला कह रहा है कि उत्तर पूर्व में शिलांग तथा कार्बी एंग्लो पठार हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ पर आपने मालदा गैप का नाम सुना होगा, राजमहल पहाड़ी है, उसके बाद यहाँ पर आपका शिलांग पठार है और इसके बीच में मालदा गैप है। और मालदा गैप के बाद जो यहाँ पे पूर्वोत्तर में देखते हैं यहीं पर आपको कार्बी एंग्लो पठार, शिलांग पठार दिखता है। तो यह हिमालय का विस्तार नहीं है, किसका विस्तार है? प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। ठीक है, तो इस कारण से आपका ये वाला स्टेटमेंट गलत होता है। सही आंसर होता है यहाँ पर कि डी वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शिलांग और कार्बी एंग्लो पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अगला है कि पश्चिमी घाट के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा है कि इसे स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई, इलायची या कार्डामम। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी घाट क्या है? कटा फटा है और यह इसकी काफ़ी ऊंचाई नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट बिल्कुल अविरत है और इसे केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल सही है कि जितना आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और अगला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। तो यही वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है पहले नंबर पे, और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और डोडा बेटा जो है वह नीलगिरी पहाड़ की, नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। तो नीलगिरी की अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुदी है। नीलगिरी का विस्तार 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन गलत है? तो आंसर आपका होता है डी वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला है समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई कितनी है? 600 से 700 मीटर, 700 से 800 मीटर, 800 से 900 मीटर या 700 से 1000 मीटर। तो अगर बात करें समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई की, तो यह 700 से 1000 मीटर तक ऊंचा है। तो आपका सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मेघालय पठार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। तो मेघालय पठार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, गारो,
खासी जयंतिया। तो यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और इन 3 पहाड़ियों का नाम किसके, तो वहाँ पे पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पे गारो खासी जयंतिया नाम रखा गया है। तो ये पहाड़ियाँ भी हैं और पहाड़ियों का नाम यहाँ के पाए जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है कि मेघालय पठार को गारो खासी जयंतिया 3 पहाड़ियों में विभाजित किया गया है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मेघालय पठार में कोयला, लोहा, सिनेमाइट, चूना और यूरेनियम की अधिकता पाई जाती है। तो यह बिल्कुल सही है कि यहाँ पे खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। अगला कह रहा है कि यहाँ अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, अभी आपको मैं बताते हैं। और चौथा कह रहा है कि मेघालय पठार का चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, यहाँ वनस्पतियाँ लगभग नहीं के बराबर पाई जाती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि मेघालय पठार, तो यहाँ पे मेघालय पठार यहाँ पे पड़ता है उत्तर पूर्वी मानसून भारत के केवल एक राज्य में वर्षा करती है और उस राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु। और मेघालय पठार को जो वर्षा प्राप्त होती है ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून से, साउथ वेस्ट मानसून से प्राप्त होती है, न कि उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इस प्रकार से आपका सी वाला स्टेटमेंट गलत होता है। अगला है कि मरुस्थलों में एक अर्धचंद्राकार रेत का टीला जो मुख्य रूप से एक ही दिशा में चलने वाली हवाओं से बनता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इस प्रकार की आकृतियों को बरखान के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका सही होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। 150 मिलीमीटर से कम, 100 मिलीमीटर से कम, 50 मिलीमीटर से कम या 200 मिलीमीटर से कम। तो मरुस्थलों में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वह 150 मिलीमीटर से कम होती है। तो सही आंसर होता है ए। अगला है कि किस काल तक माना जाता था कि भारतीय मरुस्थल समुद्र क्षेत्र का हिस्सा था। तो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी को कई सारे कालों में बांटा गया। तो उसमें से एक काल आता है मेसोजोइक काल। तो ये माना जाता था कि मेसोजोइक काल तक जो भारत में थार का मरुस्थल है वह पहले समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। तो सही आंसर होता है सी। अगला है कि यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में भारतीय मरुस्थल समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकाल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मासर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होता है। काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग कितने करोड़ वर्ष आकी गई है। तो यहाँ पर काष्ठ जीवाश्म की अगर बात की जाए तो इसकी आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष तक आकी गई है। तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला है कि केरल के मालाबार तट पर विशेष स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे कयाल कहा जाता है। कयाल के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है कि कयाल जो है यहाँ मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौका के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे ओणम नामक त्यौहार मनाया जाता है जो कि नौका के लिए प्रसिद्ध है। अगला कह रहा है कि केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली जो कि एक प्रकार का नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है और यह कहाँ पे, तो पुन्ना मादा कयाल में किया जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो पूछा है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है डी, कि न तो एक गलत है न ही 2 गलत है। अगला है कि पूर्वी तटीय मैदान के महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसके महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई कितनी है। तो पूर्वी तटीय मैदान जो है उसके महाद्वीपीय शेल्फ की जो चौड़ाई है वह लगभग 500 किलोमीटर के पास आती है। तो सही आंसर होता है बी। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूहों की संख्या लगभग कितनी है। तो जब आप बंगाल की खाड़ी में मुख्य जो द्वीप समूह वो अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कुल 572 द्वीप समूह आते हैं। तो आपका सही आंसर होता है बी। अगला कह रहा है कि रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं। तो जब आप अंडमान निकोबार को पढ़ेंगे तो यहीं पे आपको रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह देखने को मिलता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में स्थित प्रमुख चोटियों के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि सेंट्रल जो पीक है वह उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 738 मीटर है, जो कि बिल्कुल सत्य है। और ये भी याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी कौन सा है, सेंट्रल पीक है। दूसरा कह रहा है कि माउंट डिओवेली जो है वह मध्य अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 515 मीटर है। तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि माउंट कोयोब जो है दक्षिणी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 460 मीटर है। तो ये भी सही है। और चौथा कह रहा है कि माउंट थुल्लर ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, माउंट थुल्लर जो चोटी है वो ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है
642 मीटर है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पे कह सकते हैं उपरोक्त सभी कथन जो है सही हैं, तो आंसर सही होता है आपका ई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है थाल घाट दर्रा जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जो आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है तो बिल्कुल सही कि थाल घाट दर्रा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला कह रहा है कि पाल घाट गोवा में स्थित है, तो गलत है क्योंकि पाल घाट जो है वह केरल में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत है। और तीसरा कह रहा है कि भोर घाट केरल में, तो भोर घाट केरल में नहीं, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका सही। तो पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आंसर सही हो जाता है आपका बी कि 2 और 3 जो है वह सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का विस्तार है। पहला कह रहा है कि महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। दूसरा कह रहा है कि गंगा के डेल्टाई मैदान से कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान तक, या महानदी घाटी से कार्डामम पहाड़ी तक, या स्वर्ण रेखा नदी से जवादी पहाड़ी तक। तो जब आप पूर्वी घाट को पढ़ेंगे तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं नीलगिरी में, तो इसका मतलब कि हमें नीलगिरी तक जाना है। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ये स्टार्ट होता है आपका महानदी से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी में मिलते हैं। तो महानदी से ये स्टार्ट होता है और नीलगिरी तक जाता है पूर्वी घाट। अगला है आपका कि मेघालय का पठार 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतियाँ। इसका विभाजन आधार क्या है, वनस्पति, वर्षा की मात्रा, स्थलाकृति भिन्नता या जनजातियाँ। तो मैंने बताया कि गारो, खासी, जयंतियाँ जो हैं वो मेघालय में पाए जाने वाली जनजातियाँ हैं और उन्हीं के नाम पर इन पठारों का नाम रखा गया है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि मेघालय के पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि मेघालय के पठार में खनिज पदार्थ का निक्षेप नहीं मिलता है, तो यह गलत है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि यहाँ पे यहाँ पे चूना पत्थर, कोयला, अन्य प्रकार के निक्षेप खनिजों के पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि मेघालय के पठार में अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर पाई जाती है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो पूछा है सत्य कौन सा है, तो 1 और 3 जो है वह आपके सत्य हैं, तो आंसर सही होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है आपका कि अपने भूगर्भिक इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, तो बिल्कुल आपका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है, तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। और तीसरा कह रहा है कि पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है, जो ब्लॉक पर्वत और का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये गलत है क्योंकि पश्चिम में जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का जो सीमा बनाता है वह गिर पर्वत बनाता है पहले तो, ठीक है। और गिर कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। और जो अरावली है वह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं, वह कैसा है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो पश्चिम में जो इसकी सीमा बनाता है वह गिर पहाड़ी बनाता है, न कि अरावली। और अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत होता है। तो पूछा है सत्य कौन सा है, तो 1 और 2 सत्य हैं, तो आंसर सही होता है ए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, तो जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है आपका कि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, तो यह भी सही है क्योंकि पश्चिमी घाट कंटिन्यू है और पूर्वी घाट कटा छटा है, तो सतत नहीं है। तीसरा कह रहा है आपका कि ऊटक मंडल, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वतमाला में स्थित एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, तो यह गलत है क्योंकि ऊटक मंडल अन्नामलाई में नहीं, नीलगिरी में स्थित है, नीलगिरी में स्थित है। और मैंने आपको बताया कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोड्डा बेटा है। नीलगिरी का विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में है, तो यहाँ पर अन्नामलाई आपका है, मतलब नहीं है, ऊटक मंडल नीलगिरी में स्थित है। अगला कह रहा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी जो है जिंघाड़ा पीक है, तो यह भी आपका सही है। तो सबसे ऊंची चोटी पहले क्रम पे जिंघाड़ा पीक और दूसरे क्रम पे महेंद्रगिरी है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर सही होता है आपका सी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किस पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, और इसका विस्तार केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह डोडा बेटा है, डोडा बेटा है। और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका बी। अगला है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुदी है। तो सही आंसर होता है आपका ए। महेंद्रगिरी जो है वह पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिंघाड़ा पीक है, जिंघाड़ा पीक। और दूसरी सबसे महेंद्रगिरी। और यहाँ पे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुदी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। तो अन्नामलाई पश्चिमी घाट में आता है, नीलगिरी भी आपका पश्चिमी घाट में आता है, नल्लामलाई जो है वह पूर्वी घाट में आता है, न कि पश्चिमी घाट में। ठीक है, नल्लामलाई जो है वह पूर्वी घाट में आता है। और उसके बाद आपका कार्डामम जो है, आपने पता है कि यह पश्चिमी घाट की यानी कि आपका प्रायद्वीपीय पठार की सबसे दक्षिणी हिस्सा है, और यह भी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है केरल राज्य में। तो यह भी आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। और जवादी जो है यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। तो यहाँ पूछा है कि पश्चिमी घाट के हिस्से के अंतर्गत कौन कौन से है, तो 1, 2 और आपका 4 आता है। तो आंसर सही होता है आपका बी। और बाकी नल्लामलाई और जवादी जो है वह पूर्वी घाट के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, न कि दक्षिण पश्चिम में। दूसरा कह रहा है आपका कि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टानें संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो यह बिल्कुल सही है कि जो आपका मरुस्थल है वह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। और तीसरा कह रहा है कि लूनी नदी इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो यह भी सही है, क्योंकि यह एक खारी नदी है और भारत की एकमात्र नदी है जो अपने आधार तल को प्राप्त नहीं करती है, यह राजस्थान में ही बहती है। तो यह भी आपका सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो आपका आंसर सही होता है बी कि 2 और 3 सत्य हैं और पहला वाला गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। तो यह गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है, ना कि घटती जाती है। दूसरा कह रहा है आपका कि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है। तो बिल्कुल सही है, आप पढ़ते हो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी सारी नदियाँ इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही होती है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो यह भी सत्य है, क्योंकि पश्चिमी घाट कहीं पर कटा फटा नहीं है। यहाँ पर कुछ दर्रे जैसे कि पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ठीक है, ये पाए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा केवल पार किया जा सकता है। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही है। तो आंसर सही होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है आपका। दूसरा कह रहा है आपका कि कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में इसे अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है। तो यह गलत है, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि केरल में इसे कार्डामम या इलायची के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तो यह भी सही है। अब यहाँ पे कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में सह्याद्री, केरल में कार्डामम, इलायची या इलामलाई के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कर्नाटक वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी। अगला है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि समांतर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि नदियाँ आप देखते हैं कि नदियों का अफवाह ये बताता है कि मतलब बेसिक तौर पे प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर की ओर है, पूर्व की ओर है, और इसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। और अगला कह रहा है आपका कि
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भागों में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपने पता है कि इसे काली मिट्टी किसके लिए, कपास के लिए जानी जाती है, और कपास सबसे अधिक कहाँ पे होता है, आपका महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो काली मिट्टी और यह महाराष्ट्र कहाँ पे, तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भागों में है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही होता है। तो सही आंसर होता है सी, कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निमज्जन, भ्रंश तथा विभ्रंश निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावृत्ति दौर से गुजरे हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो यहाँ पर ये होता है कि इसका प्रमाण क्या है, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में आप देखेंगे रिप्त घाटियाँ पाई जाती हैं और ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं। टार किसे कहते हैं, तो जब पर्वत अपक्षय मतलब कि अपक्षय, पर्वतों का जो अपक्षय होता है उसे टार के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें कम देखने को मिलते हैं। तो बेसिक तौर पे यहाँ पर रिप्त घाटियाँ, ठीक है, भ्रंश घाटियाँ और ब्लॉक पर्वत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होता है वह आता है आपका सी वाला, कि 1 और 3। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्राकृतिक स्थल आकृति प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है? तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार की अगर बात किया जाए तो प्रायद्वीपीय पठार में जो टार पाए जाते हैं, ब्लॉक पर्वत पाए जाते हैं, पर्वत स्कंद पाए जाते हैं, छत्रक चट्टानें जो होते हैं वह मरुस्थल में पाए जाते हैं, न कि प्रायद्वीपीय पठार में, और नग्न चट्टानें भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है बी, कि हमें प्रायद्वीपीय पठार में टार, ब्लॉक पर्वत, पर्वत स्कंद और नग्न चट्टानें देखने को मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं? तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का, तो यहाँ पे पलामू का पठार, यहाँ पे पलायू लिखा है तो यहाँ पे पलामू आएगा, पलामू का पठार, तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मालवा का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कोयम्बटूर पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कर्नाटक पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और मेघालय पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है डी, कि ये सभी के सभी जो हैं वह प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। अगला है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला कह रहा है आपका कि इसके जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी जो सीमा है वह दिल्ली और कटक से लगती है, तो यह बिल्कुल सही है। पूर्व में इसकी सीमा राजमहल की पहाड़ियों से लगती है, यह भी आपका सही है। पश्चिम में इसकी सीमा काठियावाड़ प्रायद्वीप से लगती है, तो यह गलत है, क्योंकि पश्चिम में इसकी सीमा जो है वह गिर पहाड़ियों से लगती है, ठीक है, न कि काठियावाड़ प्रायद्वीप से। और चौथा कह रहा है कि दक्षिण में इसकी सीमा कार्डामम पहाड़ी यानी कि इलामलय पहाड़ी से लगती है, तो यह भी आपका सही है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपका सही आंसर होता है सी। अगला है कि भारत के उत्तरी मैदान के तराइन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कह रहा है कि यह भाबर के दक्षिण में स्थित है, तो बिल्कुल सही है कि सबसे पहले भाबर है, उसके बाद तराई है और उसके बाद जलोढ़ मैदान है, तो पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि इस प्रदेश में भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर प्रकट हो जाती हैं, ये भी सत्य है। और तीसरा कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है, तो आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, जो कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो वो भी तराइन क्षेत्र में स्थित है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगला है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। पहला कह रहा है कि कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है, तो पहला तो गलत है, क्योंकि कयाल जो है वह केरल में पाया जाता है और केरल के पास जो तट है उसे मालाबार कहते हैं। तो कयाल कहाँ का है, तो मालाबार तट की स्थलाकृति है। दूसरा कह रहा है कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतरस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है, तो यह सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सत्य है। अगला है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन से द्वीप स्थित हैं? ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन से, तो आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, ठीक है। न्यू मूरे द्वीप जो है वह वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है, और पीरम द्वीप जो है यह खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला और तीसरा जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो आपका सही आंसर होता है डी। अगला है कि पिटली द्वीप जहां मनुष्यों का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत के यह किस जगह पर स्थित है? तो पिटली द्वीप कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो पिटली द्वीप जो है वह लक्षद्वीप समूह में स्थित है, तो सही आंसर होता है आपका बी।
अगला है आपका कि लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, जो कि बिल्कुल सही है, और लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। दूसरा कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है, तो यह भी आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि इस द्वीप के उत्तर में कनानोरे द्वीप और दक्षिण में अमीन द्वीपी है, तो यह गलत है, क्योंकि उत्तर में कौन सा है आपका अमीन द्वीपी है और दक्षिण में आपका कनानोरे द्वीप है। ठीक है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा आपका सत्य है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से भी अलग करता है। अगला है आपका कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वह सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो आंसर सही होता है बी। अगला है आपका 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल अभी मैंने बताया कि अंडमान से निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो सही आंसर होता है ए। अगर आपसे पूछे कि 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो होता है मालदीव को मिनी काय से अलग करता है, मालदीव को मिनी काय से। 9 डिग्री चैनल जो होता है वह लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल यह लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है और साथ ही साथ जो है वह अंडमान से निकोबार को अलग करता है। और ग्रेट चैनल जो होता है वह मतलब कि ग्रेट चैनल जो है वह मतलब बेसिक तौर पे वह इंडोनेशिया को अलग करता है भारत से ना, इंडोनेशिया को भारत से अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल। अगला है कि भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी जो है यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह बैरन द्वीप है। ठीक है, और यह बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अगला है कि नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपरोक्त पर्वत चोटियां कहाँ पर स्थित हैं। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार में, माउंट डिओली अंडमान निकोबार में, माउंट कोयोब अंडमान निकोबार में और माउंट थुल्लई जो है अंडमान निकोबार में। तो सही आंसर हो जाता है कि ये सभी की सभी पर्वत चोटियाँ अंडमान निकोबार में स्थित हैं। इस पर अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है कि पूर्वी तट जो है वह पश्चिमी तट की तुलना में चौड़े भी हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बनता है जिसके कारण यह चौड़े हैं और मैंने इसकी चौड़ाई कितनी बताई थी, लगभग 500 किलोमीटर। तो इसके ठीक है 500 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर यह चौड़े और उभरे हुए भी हैं, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी तट में बहने वाली नदियाँ ठीक है यह डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो बिल्कुल सही है। और पश्चिमी तट में बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं वह एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा कह रहा है कि पूर्वी तट पर पत्तनों और पोताश्रयों का विकास करना मुश्किल होता है, बिल्कुल ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर मैदान है और बेसिक तौर पे पोताश्रय यानी कि बंदरगाह को बनाने के लिए गहराई चाहिए, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी बंदरगाह बेसिक तौर पे पूर्वी तट पे पाए जाते हैं वह सारे के सारे कैसे बंदरगाह मिलते हैं, आप कृत्रिम। और पश्चिमी तट पर लगभग जितने बंदरगाह मिलते हैं वह कौन से हैं, प्राकृतिक हैं। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट से हैं, तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे शिवालिक जो है मतलब मैंने बताया कि हिमालय के सबसे बाहरी चोटी जो है वह क्या है, शिवालिक है। और इसके सहारे जो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के बारे में कह रहा है। हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर निकलती नदियाँ भारी जल जैसे बड़े सैल और गोलाश्म जमा कर देती हैं, सभी संरचनाएं इस पट्टियों में विलुप्त हो जाती हैं। और उपरोक्त विवरण का संबंध किससे है, तो मैंने बताया था कि जो सबसे ऊपर जो आपका चट्टानों से निर्मित मैदान होता है उसे भाबर कहते हैं, और यहाँ पे नदियाँ क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। पुनः नदियाँ जहाँ पे प्रकट होते हैं उसे तराई कहते हैं। और तराई के दक्षिण में कौन सा है, आपका जलोढ़ का मैदान है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो अब यहाँ पे बात करें पारादीप, पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। नहावा सोवा जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू भी है और यह कहाँ पे, मुंबई में स्थित है, तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है, बिल्कुल सही है। मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है और यह भी आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, यह पूर्वी तट पर है। और कांडला जो है यह गुजरात में स्थित है और यह पश्चिमी तट पे है। तो कौन कौन सा आपका हो जाएगा, तो 2,
3 और 5 जो हैं वह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी। और यहाँ पर पारादीप कहाँ पे, उड़ीसा में, और विशाखापट्टनम कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों के दोनों पूर्वी तटीय मैदान में स्थित, ठीक है, बंदरगाह हैं। अगला है आपका कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है आपका कि गुजरात का मैदान में काठियावाड़ तट है, तो बिल्कुल सही है। कोंकण तट जो है महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। कर्नाटक में मालाबार तट है, ये भी सही है। और केरल में कोरोमंडल तट है, तो यह गलत है क्योंकि कोरोमंडल तट किस राज्य में है, तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात में क्या है, काठियावाड़ है। और उसके बाद गुजरात से महाराष्ट्र वाला पूरा आपका जो गोवा वाला क्षेत्र आता है उसे हम लोग कोंकण तट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कन्नड़, जो गोवा से मैंगलोर तक का जो क्षेत्र है उसे कन्नड़ तट कहते हैं। और मैंगलोर से लेके पूरा आपका कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और उसके बाद यहाँ से लेकर पूरा आंध्र प्रदेश के तक के क्षेत्र को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश से लेकर पूरा आपका वेस्ट बंगाल तक के क्षेत्र को हम लोग उत्तरी सरकार या उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका डी, क्योंकि मालाबार तट जो है वह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। और यहाँ पर कारण दिया गया है कि पश्चिमी तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका कि पश्चिमी तट जो है यहाँ पर बेसिक तौर पे ज़्यादातर मैंने आपको बताया कि जितने भी प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलेंगे वो पश्चिमी तट पर मिलेंगे। तो बिल्कुल आपका सही है। और पश्चिमी तट मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है, तो कारण भी सही है। तो आपका सही आंसर होता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। तो यह गलत है, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर से लेकर दक्षिण में क्या होता है, ऐसे संकीर्ण होता जाता है, न कि मध्य में चौड़ा है। तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, तो जो कि बिल्कुल सही है, इसीलिए यहाँ पर बंदरगाह की आदर्श स्थिति पाई जाती है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो यह भी सही है, क्योंकि यह नदियाँ क्या बनाती हैं, ज्वारनद मुख बनाती हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एस्चुरी कहते हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन कौन सा है, तो 2 और 3। तो आंसर सही होता है आपका बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृतियाँ भारतीय मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो पहला कह रहा है कि स्थानांतरीय रेतीय टीले, तो यह आपका मरुस्थल में पाया जाता है। दूसरा कह रहा है छत्रक चट्टान, ये भी पाया जाता है। मरु उद्यान भी पाया जाता है। टार कहाँ पाया जाता है, तो बेसिक तौर पे यह आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अपरदित चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, टार कहते हैं। अपरदित या अपक्षय चट्टानों को टार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है ए। अगला क्या है, यहाँ पर पूछा है कि बरकान स्थलाकृति क्या है। तो मैंने बताया था कि बरकान एक अर्धचंद्राकार इलाका बन जाता है, यहाँ पे एक साइड हवाओं के बहने के कारण, और ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो मरुस्थल में देखने को मिलता है। तो सही आंसर होता है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जो है काराकोरम भी आता है, लद्दाख भी आता है, जास्कर भी आता है, और पीर पंजाल भी आता है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाद क्षेत्र है। तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में रावी भी बहती है, ब्यास भी बहती है। झेलम केवल और केवल जम्मू कश्मीर में बहता है, न कि हिमाचल और उत्तराखंड में। इसमें सतलज भी आती है और यमुना भी आती है। तो यहाँ इस प्रकार से आपका सही आंसर होता है बी, कि 1, 2, 4, 5, यानी कि झेलम केवल जम्मू कश्मीर में बहती है, बाकी सारी नदियाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहती हैं। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच स्थित है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है आपका कि यह भारत के 2 मुख्य नदी तंत्रों सिंधु और गंगा द्वारा अपवाहित है। तो यह भी सही है। और तीसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थल आकृति शिवालिक और दून है। तो यह भी आपका सत्य है। तो सही आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो यह गलत है, क्योंकि
श्रीनगर जो है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है, न कि चेनाब पे। दूसरा कह रहा है कि इस क्षेत्र के उत्तर में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, तो यह गलत है क्योंकि दक्षिण में, इस क्षेत्र के दक्षिण में अनुदैर्ध्य घाटियां पाई जाती हैं, न कि उत्तर में। और अगला कह रहा है कि डल झील श्रीनगर में अवस्थित है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है कि डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर में स्थित है। तो केवल डी वाला स्टेटमेंट आपका सही होता है, बाकी दो स्टेटमेंट आपके गलत हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किन नदियों के अपवाद क्षेत्र का संबंध कश्मीर हिमालय से है। तो कश्मीर हिमालय से अगर बात करें तो कश्मीर हिमालय में झेलम भी बहता है, चिनाब भी बहता है और सिंधु भी बहता है। रावी कश्मीर हिमालय में नहीं बहती है, तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला है कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि डल झील जो है मीठे पानी की यानी कि अलवण झील है, तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका बूलर झील जो है वह खारे पानी की यानी कि लौड़ी झील है, तो यह गलत है, ठीक है, क्योंकि बूलर झील भी जो है वह मीठे पानी की झील है। और तीसरा कह रहा है आपका कि पांगासो जो झील है वह खारे पानी की झील है यानी कि लौड़ी झील है, तो यह गलत है क्योंकि यह भी मीठे पानी की झील है, ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ पे पांगासो जो झील है वह खारे पानी की झील यानी कि लौड़ी झील है, तो यह भी सही है। और अगला कह रहा है आपका सोमूरी झील जो है मीठे पानी की झील है, तो यह गलत है क्योंकि यह खारे पानी की झील है। तो सत्य कौन सा है, तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला है आपका कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टियों के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड के रूप में जमाव को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं जम्मू कश्मीर में, उसके जमाव को करेवा के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला एक नीचे दी गई सूचियों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे दर्रों के नाम दिए गए हैं और वह किस श्रेणी में स्थित है उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहले जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा की अगर बात करें तो यह बृहद हिमालय में स्थित है। दूसरा है आपका बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा जो है वह पीर पंजाल में स्थित है। तीसरा है आपका फोटुला, तो फोटुला की बात की जाए तो यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। और चौथा है आपका खारदुंगला, तो खारदुंगला जो है वह लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ये आपका सही मैचअप होता है। अगला है आपका कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील कहाँ स्थित हैं। बृहद हिमालय और पीर पंजाल में, या बृहद हिमालय जास्कर के बीच में, या काराकोरम और जास्कर के बीच में, या लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो जो कश्मीर घाटी और डल झील है वह जो है बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अगला है कि हिमालय की 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय जो हैं वह किसके अंश हैं। तो जो ये आपका है कि बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी जो है वह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के, ठीक है, खंड है, तो सही आंसर होता है सी। अगला है आपका कि हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान यानी कि ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो माउंट एवरेस्ट ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आता है। केटू जो है यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, न कि महान हिमालय के। धौलागिरी भी महान हिमालय के अंतर्गत, नंदा देवी भी महान हिमालय के अंतर्गत आता है। नामचा बरुआ भी महान हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है कि 1, 3, 4 और 5 जो है वह महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। और जो केटू है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। अगला निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताता है कि हिमालय को 4 पार्टों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, महान या बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ पे बृहद और महान हिमालय जो होता है उसे ही आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला है कि हिमालय पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है, इसके क्या प्रमाण हैं। तो जितने भी युवा अवस्था में पर्वत होते हैं वहाँ पर गाज देखने को मिलता है। नदियों द्वारा भी आकार की घाटियाँ बनाई जाती हैं, नदियों द्वारा छिप्रिकाएँ बनाई जाती हैं और जलप्रपात भी बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें युवा अवस्था के पर्वतों में देखने को मिलता है, तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की भू वैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्लभ और लचीली है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला वर्तमान समय में भी बहिर्जनित और आंतरिकजनित अंतःक्रियाओं से प्रभावित है। तो आपने पढ़ा होगा कि अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो रीजन क्या है आपका कि अभी भी यहाँ पर इसके बाहर और भीतर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, प्लेट टेक्टोनिक क्रियाएं हो रही हैं, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। तो इस प्रकार से दोनों कथन आपके सही होते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है। तो पहला कह रहा है कि प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी हुई है, तो जो कि बिल्कुल सही, क्योंकि यमुना और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसके उत्तरी सीमा को काट छाट दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंग्लो पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, तो यह भी सही है। दूसरा कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है, तो यह भी आपका सही कि प्रायद्वीपीय पठार मतलब जिस प्रकार की ऊंची मतलब की पहाड़ियाँ हमें हिमालय में देखने को मिलता है, उस प्रकार की ऊंची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार में देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो सही आंसर होता है डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड में आपके कार्बी एंग्लो पठार आता है, अरावली पर्वत श्रृंखला और थार का मरुस्थल भी आता है, मेघालय का पठार भी आता है, छोटा नागपुर पठार भी आता है। मिजो जो श्रेणी है यह प्रायद्वीपीय पठार का नहीं, हिमालय का हिस्सा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है कि 1 2 3 4 जो है यह प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं, तो सही आंसर होता है सी। अगला है कि भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि भारत का जो प्रायद्वीपीय खंड है वह ग्रेनाइट और नीच शैलों से बना हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही करा रखा है, तो सही आंसर होता है आपका सी। ठीक है, और किस प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है, तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है। अगला कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूर्व पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। तो जब आप हिमालय पर्वत पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले पटकाई बूम, उसके बाद नागा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी देखने को मिलता है। तो सही आंसर होता है आपका ए। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है, और यह विश्व का पहला नदी द्वीप जिला भी है। अगला है आपका कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां निचले भागों में नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा नदी द्वीपों का निर्माण किया गया है। दूसरा कह रहा है कारण क्या है, तो उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण बहाव तेज होता है। तो यह गलत है, क्योंकि ढाल क्या होता है, निचले भाग में ढाल मंद होता है और ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों को यहीं पर छोड़ना शुरू करती हैं, जिसके कारण नदी द्वीपों का निर्माण होता है। तो कारण यहाँ पर गलत है, तो हम कह सकते हैं कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला है उत्तरी मैदान के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि उत्तरी मैदान मूलतः एक भू अवनतीय गर्त है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का लगभग गहराई कितना है, तो 1000 से 2000 मीटर के मध्य है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि यहाँ की जो मृदा पाई जाती है वो लेटराइट मृदा बनी है। तो यह गलत है, क्योंकि उत्तर भारत के मैदान में जो मृदा पाई जाती है वह क्या है, जलोढ़ मृदा है, न कि लेटराइट। तो सत्य कौन सा है, तो केवल पहला वाला आपका सत्य है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है नाथुला सिक्किम में। तीसरा कह रहा है नीति दर्रा उत्तराखंड में, और चौथा कह रहा है कि लीपू लेक जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तो लीपू लेक दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका सही आंसर होता है डी वाला सुमेलित नहीं है। अगला कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में निवास करने वाली विभिन्न जातियों और उनके निवास स्थान को मिलाना है। तो यहाँ पे दिया है कि सूची 1 सूची 2, तो भोटिया जो जनजाति होती है वह कहाँ पर पाई जाती है। तो भोटिया जनजाति की अगर बात किया जाए तो यह बृहद हिमालय में पाई जाती है। लेप्चा की अगर बात किया जाए तो लेप्चा जो है वह सिक्किम में पाई जाती है, सिक्किम हिमालय में। डाफला की बात किया जाए तो डाफला जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और गद्दी की अगर बात किया जाए तो गद्दी जो है आपका वह धौलाधार श्रेणी में पाया जाता है। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वत दिए गए और उनके राज्यों के नाम दिए गए और उनको मैचअप करना है। तो सबसे पहले दिया है नंदा देवी। तो नंदा देवी कहाँ पर है आपका, तो नंदा देवी आपका है उत्तराखंड में। उसके बाद दिया है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पर है आपका, सिक्किम में है। यहाँ पे उत्तराखंड का ऑप्शन 2 है। कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। मकालू की अगर बात किया जाए तो यह नेपाल में है, और नंगा पर्वत जो है वह जम्मू कश्मीर में है। तो यह इसका सही मैचअप होता है।
अगला है आपका कि उत्तर पूर्व के किस राज्य को मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्व का जो राज्य मिजोरम है इसे मेलोसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला है आपका कि बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो बराक नदी जो है वह मणिपुर और मिजोरम की एक महत्वपूर्ण नदी है और यह बंगाल में, ठीक है, मेघना से आकर मिलती है। ठीक है, बंगाल में इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला है भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूहों के भिन्नता के आधार पर भारत को किन किन भूवैज्ञानिक खंडों में बांटा गया है। ठीक है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, भू आकृति के आधार पर 6 भागों में बांटा गया और भौतिक लक्षणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। और वह कौन कौन से हैं। तो प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय और अन्य प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यही 3 है। इसमें भारतीय द्वीप समूह भौतिक लक्षणों में नहीं आता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी हिमालय पहाड़ियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा पश्चिम से पूर्व में है। तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि आप हिमालय को देखते हैं तो यहाँ पे नंगा पर्वत है और यह यहाँ से नंगा पर्वत से एक पर्वत श्रृंखला चला जाता है। यहाँ पे पामीर की घाट पाई जाती है और एक पर्वत श्रृंखला चला जाता है आपका अफगानिस्तान में, जिसे हम लोग हिंदुकुश श्रेणी कहते हैं, और एक आता है पाकिस्तान में, इसे हम लोग सुलेमान श्रेणी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वतीय घाट पाई जाती है और यहाँ से, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में पटकाई बूम, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और यहाँ पर आपका एक श्रेणी चला जाता है म्यांमार में। तो उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार है, न कि पूर्व से पश्चिम में। तो उत्तर से दक्षिण में आपका पटकाई बूम आता है, नागा आता है, मणिपुर आता है और मिजो पहाड़ियाँ आता है। तो पहला वाला गलत है। दूसरा कह रहा है कि यह पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर जो कि अवसादी शैल से बनी है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि केवल बी वाला, यानी कि दूसरा वाला सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अरुणाचल हिमालय से संबंधित हैं। तो पहला कह रहा है आपका कि अरुणाचल हिमालय की पर्वत श्रेणी तेज बहती हुई और गहरे गाद से बनने वाली नदियों द्वारा विक्षेपित होती है। तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ की नदियाँ बहुत से जलप्रपात बनाती हैं। यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि यहाँ का क्षेत्रीय व्यापार दुआर क्षेत्रों से होकर किया जाता है। तो यह भी आपका सही है। तो सही आंसर होता है डी कि अरुणाचल हिमालय के बारे में सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला कह रहा है कि मोनपा, डाफला, अबोरी, मिसमी, नीसी और नागा क्या हैं। तो अगर मोनपा, डाफला, अबोरी, मिसी और निस्मी की बात किया जाए तो यह बेसिक तौर पे आपका उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम है। तो सही आंसर होता है बी। अगला है कि द्वार स्थल आकृति पाई जाती है कश्मीर हिमालय में, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, या पश्चिमी घाट में, या छोटा नागपुर पठार में। तो द्वार स्थल आकृति दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाई जाती है और इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में चाय की खेती की जाती है। अगला है आपका कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि इस क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि यह क्षेत्र आर्किड के लिए जाना जाता है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिमालय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसे निरूपित करता है। तो बेसिक तौर पे हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में जो पर्वतीय घाटों पर पाए जाने वाले मतलब कि घास होते हैं, ठीक है, घास के मैदान को, पर्वत के ढालों पे जो घास के मैदान होते हैं उसे बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होता है आपका सी कि ऊंचे स्थान पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो बुग्याल और प्यार कहाँ पे पाया जाता है। तो आपका उत्तराखंड में। सोनमर्ग और गुलमर्ग कहाँ पाया जाता है। आपका जम्मू कश्मीर में। अगला है कि फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। तो आपने पता है कि फूलों की घाटी, फ्लावर वैली जो है वह उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला है कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं। तो आपको मैंने बताया कि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो 36 है और यह सभी के सभी द्वीप किससे निर्मित है, प्रवालों से। अगला कह रहा है कि लक्षद्वीप के कुल कितने द्वीपों पे मानव रहते हैं। तो लक्षद्वीप के 36 में से केवल 11 द्वीपों पे मानव रहते हैं। तो सही आंसर होता है आपका बी। अगला है कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह उसका नाम है मिनी कॉय। तो सही आंसर होता है ए।
अगला है, कितने डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो मैंने बताया है कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को भी अलग करती है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सही आंसर होता है सी। अगला है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी में स्थित है? तो मैंने बताया था नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो सही आंसर होता है ए। तो दोस्तों ये कक्षा 11 का अध्याय 2 रहा, जिससे कुल मैंने आपको 103 प्रश्न कराएं। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।